नमस्कार दोस्तों। आज बात करते हैं महंगाई की यानी कि इन्फ्लेशन की। और इस चीज़ की भी बात करते हैं कि महंगाई की बात करना, इन्फ्लेशन की बात करना क्यों ज़रूरी है। महंगाई दोस्तों इसका मतलब है कि मान लीजिए आज आपके पास 100 रुपये हैं, तो आज से 10 साल के बाद उस 100 रुपये की जो कीमत है, जो परचेजिंग पावर है, वो वैसी नहीं रहेगी जो कि आज है। इसको हम रेट्रोस्पेक्टिवली भी देख सकते हैं, जैसे कि करीबन 2015 में गोल्ड का जो प्राइस है वो 34-35 हज़ार रुपये पर 10 ग्राम हुआ करता था, और अब वो करीबन 70 हज़ार है, यानी कि डबल हो गया है 9 साल में। इसी तरह से आप जीवन में यूज़ होने वाली कोई भी चीज़, जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, बिजली, पानी, कुछ भी, आप एजुकेशन, आपके बच्चे की फ़ीस, कुछ भी आप देख सकते हो जिसका प्राइस जो है पिछले 10 सालों में लगभग 2 गुना हो गया होगा या पौने 2 गुना हो गया होगा। अब जो ये स्पीड है कि किस स्पीड से आपके पैसे की परचेजिंग पावर कम हो रही है, यानी कि जो चीज़ें आपको चाहिए ज़िंदगी जीने के लिए, किस हिसाब से वो महंगी हो रही हैं, कितनी गति से महंगी हो रही हैं, वो होती है हमारी इन्फ्लेशन की रेट यानी कि दर। वो अगर आप पिछले 30-40 साल का अगर आप इंडिया का इतिहास उठा करके देखेंगे तो करीबन 7% के आसपास रही है। 7% का दोस्तों यही मतलब होता है कि 100 रुपये अगर आपको आज चाहिए कुछ खरीदने के लिए, तो 1 साल के बाद आपको 107 रुपये चाहिएंगे, और उससे 1 साल के बाद लगभग 115 रुपये चाहिए होंगे। ऐसे करते करते करीबन 10 साल के बाद आपको 200 रुपये चाहिए होंगे, 200 रुपीज़। 10 साल में लगभग चीज़ें दुगनी महंगी हो जाती हैं, आपकी परचेजिंग पावर आधी हो जाती है। किसी भी तरीके से आप इसको देख सकते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि हम महंगाई की चर्चा क्यों कर रहे हैं। महंगाई का कंसेप्ट सबको पता है, लेकिन इसको रियलाइज़ बड़े कम बंदे करते हैं। बड़े सारे लोगों का पैसा दोस्तों बैंक्स में रखा होता है, सेविंग बैंक अकाउंट में रखा होता है, या आपने एफडी करा रखी होती है। कई बार आप एक पीपीएफ अकाउंट भी बनवा लेते हैं टैक्स सेविंग वगैरह के पर्पज़ से। तो उनमें दोस्तों हमें ये पता होता है कि अगर आपका सेविंग बैंक अकाउंट है तो वहाँ पे जो इंटरेस्ट है, जो ब्याज है, आपको साल में 4 या 5% मिल रहा होता है सालाना। वही हमें ये भी पता है कि महंगाई की दर करीबन 6.5 या 7% है। तो इससे एक बात समझ में आती है कि हमारा बैंक में पड़ा हुआ पैसा, बैंक में रखा हुआ पैसा, बैंक में जो डिपॉजिट पैसा है, उसकी जो कीमत है वो वक्त के साथ साथ घट रही है। क्योंकि जैसा कि मैंने बताया, ब्याज आपको मिल रहा है 4 या 5%, जबकि आपकी इन्फ्लेशन है 6 या 7%। इसी प्रकार से इवन अगर आप एफडी भी करा देते हैं, फिक्स्ड डिपॉजिट भी करा देते हैं, जहाँ पे आपका पैसा कुछ समय के लिए ब्लॉक हो जाता है, मे बी 30 दिन के लिए ब्लॉक हो जाए, मे बी 90 डेज़ के लिए हो जाए, या साल 2 साल के लिए, 5 साल के लिए भी एफडीज होती हैं फिक्स डिपॉजिट। वहाँ पे भी आपको 6.5-7%, 7.25% इस तरह से ब्याज मिलता है। वो भी इन्फ्लेशन की या तो नीचे रहता है या उसके आसपास ही पहुँच पाता है। रियल में आप बैंक में पैसा रखने से कुछ कमा नहीं रहे होते। पीपीएफ का आजकल इंटरेस्ट रेट, पब्लिक प्रोविडेंट फंड होता है पीपीएफ, जो सेंट्रल गवर्नमेंट को आप उधार दे रहे होते हैं एक तरीके से, वहाँ भी करीबन 8-8.25% का आपको रिटर्न मिलता है। तो रियल रिटर्न आपका हार्डली 1% रह जाता है। तो क्योंकि इन्फ्लेशन का कंसेप्ट दोस्तों इसलिए महत्वपूर्ण है ताकि आपको क्लियर रहे कि एक्चुअल में हम लोग कितना रिटर्न कमा रहे हैं, कितना ब्याज कमा रहे हैं। रियल रिटर्न क्या होता है? रियल रिटर्न दोस्तों होता है नॉमिनल, यानी कि जितना आपको आपका इंस्टीट्यूशन है, बैंक में, एफडी में, या सेविंग अकाउंट में, या कहीं पे भी आपका मिल रहा है, माइनस में इन्फ्लेशन यानी महंगाई कितनी है, वहाँ से आपको रियल रिटर्न का पता चलता है। अब इसको समझने का एक बड़ा महत्वपूर्ण पर्सपेक्टिव हमारा ये है कि इसको हम क्यों समझ रहे हैं। मान लीजिए इन्फ्लेशन है 7%, और अगर आप मान लीजिए बैंक एफडी में भी 7% कमा लेते हैं, और मान लीजिए गोल्ड में आप 8% कमाते हैं, तो बैंक एफडी में आपका रियल रिटर्न 0 हुआ, गोल्ड में 1% हुआ। और ये सब हम सालाना की डिस्कशन कर रहे हैं, एनुअली आप 1% कमा रहे हो गोल्ड में। अगर आपकी प्रॉपर्टी 10% रिटर्न दे रही है तो आपका रियल रिटर्न 10% माइनस में 7% की इन्फ्लेशन, यानी कि करीबन 3% का रह जाता है। इक्विटी में, शेयर मार्केट में मान लीजिए सेंसेक्स में आपने इन्वेस्टमेंट की होती, लॉन्ग टर्म ट्रैक रिकॉर्ड कहता है कि आपको 15% सालाना का रिटर्न यानी कि CAGR एनुअल रिटर्न मिला होता, तो आपका रियल रिटर्न 15 माइनस इन्फ्लेशन जो कि 7% 8% होता। अब रियल रिटर्न आपका जो है गोल्ड में 1% है, प्रॉपर्टी में 3% है, स्टॉक मार्केट में, सेंसेक्स में, स्टॉक मार्केट में नहीं कहेंगे, सेंसेक्स में कहेंगे, करीबन 8% है। यानी गोल्ड के मुकाबले वो 8 गुना है, और इवन प्रॉपर्टी के मुकाबले लगभग 2.5-3 गुना आपका रिटर्न वहाँ पे होता है। तो इस नज़रिए से रियल रिटर्न को देखने की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे हमने आज डिस्कस किया कि इन्फ्लेशन क्या है, महंगाई क्या है, और उसका आपकी जो अलग अलग इन्वेस्टमेंट क्लासेस हैं
उनसे क्या रिलेशन है, किस तरीके से आप, अगर आपको चाहिए कि आप इन्फ्लेशन को बीट करना चाहते हैं तो ऑब्वियसली आप सेविंग बैंक अकाउंट में तो ज़्यादा पैसा नहीं रख सकते। अगर आप एफडी करते हैं तो भी आप इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाते। पीपीएफ वगैरह जो 8% का रिटर्न दे रहा है, या गोल्ड जिसका लॉन्ग टर्म रिटर्न 8-9% रहा है, वो आपका 1-2% से बीट कर पा रहा है। प्रॉपर्टी दोस्तों लोकेशन पे डिपेंड करती है, मगर इंडिया के अंदर अगर आप एवरेज 30-40 सालों का रिकॉर्ड देखें तो आपको पता चलेगा कि लॉन्ग टर्म में ग्रोथ हार्डली 9 या 10% ही प्रॉपर्टी में रही है। वो भी मैं लैंड की बात कर रहा हूँ। जो कंस्ट्रक्शन हो रखी है वो उसका प्राइस नहीं बढ़ता। तो जो कंस्ट्रक्टेड अपार्टमेंट्स हैं, जो हाउसेज हैं, उनका प्राइस तो 6 या 7% से ही हार्डली ग्रो कर रहा होता है और रियल रिटर्न्स नहीं होते। लैंड प्राइस हाँ, अगर आप एवरेज में देखें 10% बढ़ जाते हैं तो आपका रियल रिटर्न 3% के आसपास वहाँ पे मिल जाता है। स्टॉक मार्केट में इंडेक्स जो है सेंसेक्स निफ्टी, वो 15% के आसपास रिटर्न इन्होंने पुराने टाइम पे दिया है। 12% की आप आज भी उम्मीद कर सकते हैं और आप रियल रिटर्न कमा सकते हैं, यानी कि आप इन्फ्लेशन को दोस्तों बीट कर सकते हैं। इस तरह से आज हमने सीखा कि इन्फ्लेशन क्या है, महंगाई क्या है, और वो आपकी इन्वेस्टमेंट को कैसे प्रभावित करता है, और रियल रिटर्न्स क्या होते हैं, कैसे कमा सकते हैं, किस एसेट क्लास में कौन से होते हैं। थैंक यू।